हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस उत्तर प्रदेश मेंस के स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों जीएस पेपर 5 और 6 को। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लो चार्ट के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से हम लोग इसको कवर अप कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी अच्छे कल के कमेंट आए थे। आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट करा कि सबको आपको सेशन पसंद आ रहा है। इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, आप बिल्कुल एकदम आश्वस्त रहिए कि इस पूरे सिलेबस को हम ऐसे यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और फटाफट से आपको बताएं कल किस तरीके से हम लोग सेशन को स्टार्ट किए थे। उत्तर प्रदेश के जीएस पेपर 5 की अगर हम बात करें, ठीक है, जीएस पेपर 5 की अगर बात करें तो उसमें पहला यूनिट है इसका उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति परिचय, ठीक है, प्राचीन साल। ये यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। तो हम लोगों ने कल पहला यूनिट स्टार्ट किया था और इस यूनिट में जो कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट किया था पहले यूनिट को, ठीक है, पेपर 5 के। उसके बाद से हम लोग इस पहले यूनिट में जो कुछ चैप्टर हैं उसको हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं फटाफट से कैसे क्या किए थे हम लोग। कल का लेक्चर जो लेक्चर 1 है, जिन्होंने नहीं देखा, जो नए दोस्त हैं वो भी जाके इस लेक्चर को देखें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आप सभी के लिए। और जो दोस्त इसको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एकदम क्या कहते हैं, दिल की गहराइयों से आभार है ना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो अपने कमेंट को साझा कर रहे हैं, अपने फीडबैक दे रहे हैं। सेशन के बारे में हम आपको बता दें कि कल हमने परिचय और प्राचीन इतिहास ये चीज़ें कर लिया था, 2 सेगमेंट कल हो गया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए 2 ही सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। आगे आप लोग की क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति और ये प्राचीन साल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा आपका 2, ठीक है। अगले 2 से 4 दिनों में आपका ये पूरा हिस्ट्री का एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और बता दें मेंस में, ठीक है, मेंस में दोस्तों यहाँ से आपके इस पूरे सेगमेंट से, इस पूरे 3 सेगमेंट से आपके कम से कम जो टोटल पेपर के मेंस में 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पोर्शन से रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आश्वस्त रहिएगा, तैयार रहिएगा। और यहाँ से जैसे सेगमेंट कंप्लीट होगा, आपको इस पूरे सेगमेंट से हम खुद ही आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन का एक भरपूर टेस्ट अच्छा करा देंगे, जो हमसे आपसे कराए हैं कहने को। और उस टेस्ट को हम करा के उसका एक कोई क्वेश्चन डिटेल वाइज आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। कल तक हमने जो इसके पहले देख लिया था, आज क्या करेंगे, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के। तो इसमें क्या होता है, देखिए समझिए कि उत्तर प्रदेश की जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें इतिहास का कालीन जो मध्यकालीन आता है, उसमें तो आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत है, और दूसरा क्या रहता है, दूसरा आपका रहेगा मुग़ल राजवंश, ठीक है, मुग़ल राजवंश। तो इसमें करना क्या है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। जैसे हम लोग प्राचीन इतिहास में देखा था, प्राचीन इतिहास में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, सिर्फ उसको देखते आगे बढ़ गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो डिफरेंट तरह के डायनेस्टीज़ हैं, वंश, उसमें क्या क्या योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है और उत्तर प्रदेश में किस किस शासक ने क्या किया है। तो पहला देखते हैं, जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आप जानेंगे 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा, और इसमें लगभग 5 है ना प्रमुख वंश आए और जिनका अलग अलग शासन रहा, ठीक है। तो पहला ही वंश इसमें देखेंगे गुलाम वंश, इसकी डेट ये देखेंगे 1206 से 1280 तक ये रहा, और इसके शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके संस्थापक रहे, और इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का ही नाम और बाकी शासकों को क्यों यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रहा, संबंध नहीं रहा। तो जो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, उनको हम ध्यान में रखेंगे और यही चीज़ हम अपने आंसर में लिखेंगे भी। जब भी पूछेगा क्वेश्चन यूपी स्पेशल में, तो पर्टिकुलरली उसी चीज़ पर फोकस करके पूछेगा जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। तो गुलाम वंश की बात करेंगे, तो गुलाम वंश में अगर हम देखें तो संस्थापक की बात हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे, बदायूं यूपी में इन वहाँ की उस टाइम पे सूबेदार थे, और इन्होंने एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया बदायूं में। ये एक आर्किटेक्चर में, ठीक है, स्थापत्य कला में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे जामा मस्जिद, बदायूं और इल्तुतमिश। बाकी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप अलग से कलेक्ट करना चाहें इल्तुतमिश के बारे में, जो कि उतना इसमें पूछेगा नहीं, क्योंकि इनके बारे में बस ये 2 चीज़ें रहेगी आपके लिए इनफ है, ठीक है। बाकी जब डिटेल में चर्चा करेंगे, अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ को समझते चलिए कैसे क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में चीज़ें हैं। अगला वंश देखेंगे खिलजी वंश दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे खिलजी वंश की, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है। संस्थापक की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। उसके बाद से आता है एक शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उनके सारी यहाँ पे जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं
ठीक है, इससे रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी से, वो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई। पहला देखिए क्या है कि वो कड़ा के मलिक छज्जू का जो विद्रोह था उसको कुचला था। ठीक है, कड़ा का ये वहाँ उसके बाद से कौशाम्बी जिले में पड़ेगा कड़ा। ठीक है, वहाँ पे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कड़ा का ये शासक था। और बाद में ही अपने ये चचा जलालुद्दीन खिलजी को उनकी हत्या करके ये वहाँ का राजा बना। ठीक है, 1296 ईस्वी में बात करें तो अवध का गवर्नर बना। देखिए ये इंपॉर्टेंट याद है अलाउद्दीन खिलजी से कि 1296 में ये, और इसके बाद जब अगला देखेंगे तो 1296 में अवध के गवर्नर नियुक्त हुए। ठीक है, उसके बाद से ये अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि अमरोहा का युद्ध लड़ा। ठीक है, अमरोहा का युद्ध लड़ा, जो मुरादाबाद जिला पड़ता है, यहाँ पड़ेगा अमरोहा, तो उसका युद्ध लड़ा। तो इस तरीके से ये 2 शासक इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश से। अगला देखेंगे कि तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करेंगे 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है। संस्थापक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन संस्थापक, और फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जौनपुर जो फिरोजाबाद की स्थापना की और नहर प्रणाली को शुरू किया, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस शासक को लेकर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जौनपुर फिरोजाबाद की स्थापना की, किसके नाम पे? अपने भाई जौना खान के नाम पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब देखिए वो इतिहास के प्रोस्पेक्टिव वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे यूपी स्पेशल में बात करेंगे तो हमारा फोकस किस पे है? जो यूपी से संबंधित है। अगला देखेंगे सैयद वंश। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। संस्थापक वंश देख लीजिए, खिजर खां इसके संस्थापक थे। ठीक है, लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। बात करेंगे यहाँ पे बहलोल लोधी की। ठीक है, बहलोल लोधी संस्थापक हो गया और जौनपुर पर विजय पाया इसने। ठीक है, जौनपुर पर विजय पाया। उसके बाद से उसने सबसे बड़े जो उसका पुत्र बर्बक था वो 1486 ईस्वी में जौनपुर की गद्दी संभाला। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हो जाती है इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोधी की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली से चेंज करके इसने राजधानी कहाँ बनाया? आगरा बनाया। ठीक है, तो आगरा उत्तर प्रदेश का आप जानिए कितना इंपॉर्टेंट शहर है। लास्ट इसका जो शासक देखेंगे इब्राहिम लोधी, आगरा की गद्दी पर बैठता है और 1526 में बाबर द्वारा पराजित हो जाता है। ठीक है, और एक और शासक संस्थापक यहाँ देख लेते हैं, राजवंश, जो अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, सरकी राजवंश जौनपुर का। ठीक है, जौनपुर का सरकी राजवंश, ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या संस्थापक? मलिक उल शर्क। ठीक है, मलिक उल शर्क इसका संस्थापक था। राजधानी की बात करें तो जौनपुर, इसकी राजधानी सिराज हिंद के नाम से जाने वाली ये जगह। ठीक है, राजधानी इसकी थी जौनपुर, सिराज हिंद। स्वतंत्र साम्राज्य था। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, बहलोल लोधी ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की, अभी ऊपर हमने देखा। उसके बाद से 1559 में अकबर ने भी इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1559 ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखने के लिए। जब आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जब कहीं भी स्पेसिफिक डेट आप मेंशन करते हैं तो आपकी आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, 1775 में बात करें ब्रिटिश शासन का अधीन आ गया था। और यहाँ की वास्तुकला आर्किटेक्चर देख लेते हैं कौन कौन सी है इस शासन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वास्तुकला, तो अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह द्वारा बनाया। ये तो आप कई बार देखेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, जौनपुर की अटाला मस्जिद। उसके बाद से जमा मस्जिद, जामी मस्जिद, बाड़ी मस्जिद, लाल दरवाज़ा, ये सब सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? अटाला मस्जिद जौनपुर का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले राजवंश की, जो कि मुग़ल राजवंश है। ठीक है, तो मुग़लों में देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे कैसे कैसे थोड़ी बहुत चीज़ें उसको देखेंगे। उसके बाद फटाफट हम मूव करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पे। ठीक है, तो चलिए पहले इसके संस्थापक देख लेते हैं। संस्थापक हम सभी जानते हैं कि बाबर 1526 ईस्वी 1530 ईस्वी तक रहा इसका संस्थापक, और पानीपत के प्रथम युद्ध से इसने शुरुआत की। युद्ध कौन कौन सा लड़ा? देखिए, पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी और घाघरा। 1526 से शुरू होता है। ठीक है, 1526 ये 27 होगा खानवा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 24 प्रिंट हो गया, ये 27 होगा। 1526 चंदेरी 28, घाघरा 29। ठीक है, और ये खानवा के युद्ध वर्सेस राणा के साथ लड़ा था। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। बात करेंगे अगले शासक हुमायूं की। ठीक है, ये 2 बार देखें गद्दी पर था। 1530 से 1540 तक, यहाँ 1800 कर दिया गया। ठीक है, 1555 से फिर 1556 तक। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जिसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, युद्ध देखें कौन कौन सा लड़ा है। चौसा का युद्ध लड़ा है, जो बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है। ठीक है, 1539 ईस्वी में, और 1540 में हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच एक और कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम को 21 साल के अंतर पे दोनों युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे अकबर की, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा क्या क्या योगदान है 1556 से 1603 ईस्वी तक।
इसके द्वारा युद्ध कौन सी राजधानी और वास्तुकला। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है 1556 ईस्वी में। कलिंजर का युद्ध लड़ता है 1559 में, बांदा में जो पड़ता है, ठीक है। उसके बाद राजधानी आगरा, बाद में फतेहपुर सीकरी को बनाया, तो ये उत्तर प्रदेश के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्तुकला में इसने क्या योगदान दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, सिकंदराबाद में इसका मकबरा है, और फतेहपुर सीकरी में जो भी आगरा में आगरा का किला वगैरह ये सब चीज़ें बनवाई है, तो वास्तुकला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चल के हम लोग उसको वास्तुकला वाले एक प्रॉपर सेगमेंट में आर्ट एंड कल्चर वाले में देखेंगे। यहाँ फटाफट इन सब का डिटेल देके ख़त्म करते हैं इन सबको। जहांगीर, वास्तुकला फतेहपुर सीकरी में भी जहांगीराबाद महल बनवा, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम करा इसने। शाहजहाँ की बात करते हैं तो 1628 से 1658 तक युद्ध के लड़ा अपने छोटे भाई के साथ, शहर मिर्जा के साथ लड़ा यहाँ पे। और ताजमहल आगरा, ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वास्तुकला की दृष्टि से, ठीक है। तो शाहजहाँ इसके लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा। औरंगजेब की बात करें तो युद्ध लड़ा, धर्मट का युद्ध लड़ा, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा, ठीक है। दारा सिकों के साथ लड़ा, जो कि आप जानते हैं कि बैटल ऑफ जो सक्सेसरशिप का युद्ध है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई मुगलों से रिलेटेड, ठीक है। इतना ही जानना है, मुगलों के बारे में बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं पढ़ी, बहुत पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबको हटाइए आप किनारे कीजिए, है ना। और अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या आगे का आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे और उत्तर प्रदेश के उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक। स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। अब देखिए आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मध्यकालीन नहीं है, यहाँ पे आधुनिक भारत होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मध्यकालीन न हो के आधुनिक भारत। अब यहाँ पे समझिए आधुनिक भारत के इतिहास में किस तरीके से उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले बक्सर के युद्ध से शुरू करेंगे इसको, है ना। बक्सर के युद्ध से शुरू करते हैं, उसके बाद से आगे धीरे धीरे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बक्सर के युद्ध में होता क्या है, बक्सर के युद्ध में आप देखेंगे कि 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया और अवध के नवाब इसमें शामिल थे, तो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उस टाइम, उसने गठबंधन करके लड़ा, फिर भी फाइनली लोग हार ही गए थे। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, ठीक है। 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। मराठा आधिपत्य को हटाना, यहाँ पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में होता है। तो इसमें मराठा का आधिपत्य को मतलब ख़त्म होता है, यानी मराठा सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आके, ठीक। उसके बाद से लखनऊ पे बात करेंगे, लखनऊ के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, लखनऊ और अवध पे किस तरीके से अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन हुआ। तो इसके बाद एक डिटेल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। फैजाबाद की संधि होती है 1775 ईस्वी में, अवध का विलय होता है 1856 में, और व्यपगत का सिद्धांत के थ्रू होता है, ठीक है। शोषणकालीन राजस्व नीतियाँ लागू होती है, 1757 का विरोध होता है, विद्रोह। उसके बाद से ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना हो जाती है, और इस तरीके से लखनऊ और आपका अवध पे पूर्णतः अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। फिर यूपी में आता है आगे चल के, जब उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आगे बढ़ेगा तो आता है यूपी में जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। कौन सी जमींदारी व्यवस्था आएगी, जिसमें जमींदार राजस्व वसूली का कार्यभार संभालेंगे, और वो हेरिडेटरी हो जाएगा, यानी वंशानुगत हो जाएगा। जो एक बार बनेगा वही फिर बार बार बनता रहेगा, उसी के घर खानदान से बनेंगे लोग। और ये अंग्रेज उनकी काफ़ी शोषणकारी नीति थी, यहाँ पे यानी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें आगे, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में। और जब जमींदारी व्यवस्था में इस तरह के शोषण होंगे तो आगे क्या इससे लीड होगा, इसके बाद से फिर तुरंत शुरू होगा डिफरेंट तरीके का आंदोलन, ठीक है। क्योंकि जब शोषण ज़्यादा होता है तो आंदोलन होना जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले शोषण किसका होगा इस नीति में, किसान सबसे ज़्यादा इसमें शोषित किए जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, तो किसान आंदोलन स्टार्ट होगा। और यूपी में किसान आंदोलन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवध में किसान सभा, ठीक है, एक का आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। अवध किसान सभा 1920 में शुरुआत की गई, एक आंदोलन 1921-22, ठीक है। और ये मदारी पाशी के नेतृत्व में शुरू हुआ अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में। अब फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है आयोग का। यहाँ से किसान आंदोलन और जन आंदोलन से यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है मेंस में। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे मेंस के आंसर में। यहाँ पे पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की भूमिका को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या फिर उसका क्या उसमें योगदान रहा उसको बताइए। तो वहाँ पे आप किसान आंदोलन को पहले समझाएंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो किसान आंदोलन है इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे और इन सब की डिटेल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब आगे हम अगले क्लास लेंगे यानी जब क्वेश्चन आंसर का, तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे हमको, ठीक है। तो ये 3 आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से, अवध किसान सभा, एक आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा।
जनजातीय आंदोलन की बात करें तो कोया आंदोलन 19वीं शताब्दी का और भील आंदोलन 19वीं शताब्दी का, 3 का भी इम्पैक्ट यूपी में रहा। ठीक है, अब अगला देखिए ब्रिटिश शासन प्रणाली का, ठीक है, शिक्षा प्रणाली कैसी थी लेके उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, तो उसका यूपी में क्या कैसा रहा। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया उन लोगों ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की 1887 में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश शासन प्रणाली के दौरान उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, इस चीज़ का आप एक्सप्लेन कीजिए या इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उस टाइम आप इस चीज़ को जो पॉइंट्स है उसको मेंशन करके लिखेंगे तो आपकी आंसर की वैल्यू इनरिच होगी। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, फटाफट हो गया। आगे देखते हैं लास्ट यहाँ पे कांग्रेस सेशन के बारे में। ठीक है, कांग्रेस सेशन के बारे में, यूपी में कांग्रेस सेशन के महत्वपूर्ण सत्र, यानी अब हम आ गए फ्रीडम स्ट्रगल वाले में पोर्शन में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने, उत्तर प्रदेश में कुल इसके कांग्रेस सेशन के, ये ध्यान दीजिएगा, 9 सेशन हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, है ना। 9 सेशन हुए हैं, उसमें जो मेन यहाँ पे डिस्कस करा गया, लेकिन प्रीलिम्स के एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ आपको बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में INC यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो 9 अधिवेशन हुए हैं। इलाहाबाद का अधिवेशन 1888, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय व्यक्ति थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। बनारस अधिवेशन 1905 में, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया इसमें, है ना। उसके बाद से लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ समझौता, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको। कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्षता भारत की पहली भारतीय महिला ने की थी, सरोजिनी नायडू जी ने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी 4 अधिवेशन है, बाकी के यहाँ पे लखनऊ में 3 हुए थे, ठीक है, और इलाहाबाद में 3 हुए थे, और उसके साथ साथ एक अधिवेशन जो है मेरठ में लास्ट का हुआ था, उसको भी ध्यान देखिए, वो लगभग 1947 के आसपास का है, जो मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी उसके अध्यक्ष रहे थे। कानपुर इस वाले में ध्यान दीजिए, लखनऊ वाले में इसके अध्यक्ष जो थे INC के, वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। बाकी इन 4 सेशन की, जो कांग्रेस के 4 सेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अधिवेशन डेट सहित और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, आगे आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो कला और संस्कृति वाला सेक्शन है, ठीक है, उसके इस चैप्टर में हमने परिचय कर लिया है, प्राचीन इतिहास हो गया, और आज के इसमें मध्यकालीन और आधुनिक भारत हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन 2 लेक्चर्स में। ठीक है, अगले एक लेक्चर्स में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, ये तो आज का हमारा सेशन जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन कैसा लगा, इस कैसे आपको हेल्पफुल हो रही है, क्या क्या चीज़ और इसमें आपको और चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है।